हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया था। आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चंस आपसे छूट नहीं जाने चाहिए। डिफरेंट एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनको हमने डिस्कस किया है। उससे पहले डिसीज एंड डेफिशिएंसीज के भी 2 पार्ट हमने डिस्कस किए हैं, तो जरूर उनको देख लीजिएगा। एग्जाम बिल्कुल नियर है। अगर हम बात करते हैं आज सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और जो हमारा ह्यूमन ईयर और ह्यूमन आईज के क्वेश्चन जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी बात पे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है डीएनए इज मेजरली स्टोर्ड इन डैश ऑफ द सेल। तो सेल के किस पार्ट में, गोल्गी एपरेटस, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस में से किस में मेजरली मेरा डीएनए स्टोर होता है? तो डीएनए की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर हम इसकी बात करते हैं तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं जो डीएनए है बेसिकली मेरा न्यूक्लियस, जो सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसमें मेजरली हमारा जो डीएनए की अगर हम बात करें तो मेजरली हमारा डीएनए वहीं पर प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि न्यूक्लियस के अलावा डीएनए हमारा कहाँ पर स्टोर होता है? तो न्यूक्लियस के अलावा अगर डीएनए की पूछी जाए वो कहाँ स्टोर होता है तो वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा डीएनए स्टोर होता है न्यूक्लियस के अलावा। बट अभी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा न्यूक्लियस हो जाएगा। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज कॉइन्ड बाय, किसके द्वारा दिया गया था? जेई सॉल्क के द्वारा, कार्ल वेंडा के द्वारा, चार्ल्स लेवरिन के द्वारा या एंटोनी वेन लुई वेन होएक के द्वारा दिया गया था? अगर हम बात करते हैं तो कार्ल वेंडा ने 1898 में कार्ल वेंडा ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया था। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। बेसिकली अगर इसकी बात करें तो ये जो हमारा फूड है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, एनर्जी उससे एनर्जी रिलीज कराने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। और इसका जो नाम है वो कार्ल वेंडा के द्वारा दिया गया है 1898 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तो इतने एग्जाम में ये बार बार पूछा गया है, ये तो आपको बिल्कुल रट जाना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। जब मैं ये पीपीटी बना रही थी तो उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो क्वेश्चन है कि डैश आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। तो गोल्गी एपरेटस, लाइजोम्स, राइजोम्स या माइटोकॉन्ड्रिया में से किसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है? तो बेसिकली अगर हम बात करें तो लाइजोम्स विल बी द करेक्ट आंसर। लाइजोम्स को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। बेसिकली इसके अंदर एक तरीके का एंजाइम फिल होता है जो कि किसी भी चीज को डाइजेस्ट कर सकता है। तो जब सेल डाई होने के कगार पे होती है, मतलब व्हेन सेल इज अबाउट टू डाई, तो ये लाइजोम जो है वो वर्स्ट हो जाता है और वो जो डेड सेल है उसको ईट कर लेता है और न्यू सेल के लिए स्पेस छोड़ देता है। इसी वजह से इसको सुसाइडल बैग कहते हैं, क्योंकि ये खुद को ही खा लेता है, तो सुसाइड कर लिया एक तरीके से, तो इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है जो लाइजोम्स है। तो हमारा बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश इज द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल इन सेल अकाउंटिंग फॉर 70% और मोर ऑफ द टोटल सेल मास। तो सबसे ज्यादा सेल में क्या चीज प्रेजेंट होती है? न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, प्रोटीन या फिर वाटर? अगर हम इसकी बात करें, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो जो हमारा 70% अमाउंट जो बेसिकली हमारे सेल में प्रेजेंट होता है या मोस्ट ऑफ द जो सेल का मास है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, क्या प्रेजेंट होता है? तो हम अगर सेल की बात करें तो सेल हमारा वाटर से, अगर हम सेल की बात करें तो सेल में वाटर देखने को मिलेगा, इनऑर्गेनिक आयंस देखने को मिलेंगे, क्या स्पेलिंग लिखो, आयरन, इनऑर्गेनिक आपको आयंस देखने को मिलेंगे, इनऑर्गेनिक आयंस देखने को मिलेंगे। फिर अगर हम बात करते हैं कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं, आपको कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा परसेंटेज अगर हम किसी की बात करें तो वो है वाटर की। वाटर सबसे ज्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट होता है। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और यहाँ पर आपने देखा कि हमारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इनऑर्गेनिक आयंस भी देखने को मिलते हैं, कार्बन के मॉलिक्यूल्स भी देखने को मिलते हैं, वाटर भी देखने को मिलता है, लेकिन 70% या उससे भी ज्यादा हमें वाटर देखने को मिलता है सेल के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो अगर हम बात करें, 2 तरीके की सेल हमें देखने को मिलती है, एक होता है यूकैरियोटिक सेल, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करते हैं उससे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल समझते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? तो अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, और जो इसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो बाइनरी फिजन के द्वारा होती है। और इसका जो साइज है वो बेसिकली बहुत छोटा होता है, और ये जो बहुत सिंपलर होता है, इनका जो पूरा डायग्राम है या जो इनकी जो पूरी स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल होता है इन कंपेयर टू यूकैरियोटिक। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, ऑर्गेनल्स नॉट प्रेजेंट। वहीं पर अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक में तो यहाँ पे न्यूक्लियस भी नहीं होता, न्यूक्लियस भी नहीं होता। वहीं इसका अपोजिट क्या होता है?
न्यूक्लियस भी नहीं होता। अपोजिट की बात करें तो यूकैरियोटिक, जो यूकैरियोटिक है वो अपोजिट है इसका। बेसिकली ये क्या है, वेल डिफाइंड है। इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगा, राइजोम्स देखने को मिलेंगे, न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। इसमें मतलब वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स हैं। अब अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक की, तो ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है इन कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक, और इसका साइज भी बड़ा होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सी फीचर यूकैरियोटिक सेल में देखने को नहीं मिलती। तो न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड, ये तो देखने को मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट, ये भी देखने को मिलता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, ये भी देखने को मिलता है। पर ये बोल रहा है कि क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट इन प्लांट सेल, ये बात गलत है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, क्लोरोफिल, एक पिगमेंट देखने को मिलता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं, और जो कि हमारा फोटोसिंथेसिस जो होता है, प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो सी ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, ना कि एब्सेंट। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनल हेल्प इन कीपिंग द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी एक्सटर्नल मैटर एंड बेड सेल ऑर्गेनल्स। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो वो बोल रहा है कि कौन सी सेल ऑर्गेनल है जो हमारे जो पूरे जो सेल है उसको क्लीन रखता है, और बेसिकली जो भी एक्सटर्नल मैटर है उसको ईट कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। तो हमने डिस्कस किया था, मैंने बताया भी था, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसके अंदर एक जो लाइजोम्स है, इनके अंदर एक एंजाइम होते हैं जो कि किसी भी चीज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो जब सेल का टाइम बिल्कुल खत्म होने वाला होता है तो वो अपने आप को बर्स्ट करते हैं और उसको खुद को खा लेते हैं। दैट्स वाई लाइजोम्स है ना हेल्प करते हैं हमारे क्लीनिंग करने में, डाइजेस्ट करने में। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सेल ऑर्गेनल इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये क्वेश्चन का आंसर, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जिसमें सम अमाउंट माइनॉरिटी अमाउंट में हमारा डीएनए जिसमें मिलता है उसी को हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और उसी को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। इसका बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और ये जो बायोकेमिकल प्रोसेस है जो सेल के अंदर होती है कि जो न्यूट्रिएंट्स है उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट करना, इसी प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको पावर हाउस भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोटीन प्रोटेक्ट्स द एपिथेलियल सेल फ्रॉम डैमेज। अगर हम बात करते हैं जो एपिथेलियल सेल होती है, तो हमारी जो एपिथेलियल सेल है बेसिकली हमें स्किन के ऊपर देखने को मिलती है, और इस स्किन के ऊपर आपको हेयर्स के ऊपर ही देखने को मिलेगी, नेल्स के ऊपर देखने को मिलेगी। तो बेसिकली इसको डैमेज से कौन बचाता है, कौन सा प्रोटीन बचाता है, कोलेजन, इलास्टिन, एक्टिन या फिर केराटिन। तो ये जो हमारी केराटिन है जो कि हेयर्स, नेल, फेदर्स, हॉर्न्स या क्लोव्स के अंदर मिलती है हमें, या जो बेसिकली जो हमारी स्किन होती है, वर्टिब्रेट्स की जो स्किन की आउटर लेयर होती है वहां पे भी आपको केराटिन में देखने को मिलेगी। तो ये हमारी जो एपिथेलियल सेल है उसको डैमेज होने से बचाती है। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, केराटिन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द एंटायर कंटेंट ऑफ लिविंग सेल इज नोन एज डैश विच इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो बेसिकली हमें ये बात पता है कि न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, उसके अंदर हमारे, और वहां पर हमें डीएनए भी देखने को मिलता है। लेकिन जो हमारा सेल है उसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है, लिक्विड उसके अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं, जो सेल के अंदर हमारा लिक्विड प्रेजेंट है उसके पास उधर उसी में न्यूक्लियस देखने को मिलता है। तो ये जो पूरा हमारा लिक्विड है जिसके अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया, राइजोम्स देखने को मिलेंगे, गोल्गी एपेटाइटिस देखने को मिलेगा, इसी को बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। एनसीईआरटी की लाइन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए पूछा गया क्वेश्चन। तो प्रोटोप्लाज्म विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एंटायर जो सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो प्रोटोप्लाज्म विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन नॉर्मल सेल द प्रोसेस ऑफ द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। जो नॉर्मल जो सेल होती है वहां पर जो हमारी इंफॉर्मेशन, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो डीएनए के अंदर होती है, वो आरएनए के अंदर अगर फ्लो करती है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, ट्रांसलोकेशन या फिर ट्रांसलेशन। तो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। बी ऑप्शन विल द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, जब हमारा डीएनए से आरएनए हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो मतलब हमारी ट्रांसफर होती है, चेंज होती है। तो जो जीन हमारे डीएनए के अंदर है वो आरएनए के अंदर जाके अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, तो इसको बोलेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ सेल इज कॉल्ड। तो सेल की जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसे क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है, उसे हिस्टोलॉजी कहा जाता है, फिजियोलॉजी कहा जाता है, या फिर टेक्सोनॉमी कहा जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो हमारी स्टडी होती है सेल की, इसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। वेल, लेकिन हिस्टोलॉजी क्या होता है, हिस्टोलॉजी एक ब्रांच है, जिस बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम जो स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, जो हमारी बायोलॉजिकल टिश्यू होती है,
जो बायोलॉजिकल टिश्यू होती है उसकी जब हम माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं उसकी स्टडी को हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। वेल वहीं पर अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर जो है लिविंग बींग्स का जो मैकेनिज्म है, फंक्शन है, उसकी बॉडी की साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो उसको फिजियोलॉजी कहा जाता है। और टेक्सोनॉमी की बात करते हैं तो टेक्सोनॉमी क्या है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को जब हम उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे ग्रुप करते हैं और उसको डिफाइन करते हैं, उनको नेमिंग करते हैं तो उसको बोला जाता है टेक्सोनॉमी। वेल जो सेल है उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश इंक्लूड ग्लायोसिन पॉली बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइड ग्रेन्यूल्स सल्फर ग्रेन्यूल्स एंड गैस वेसिकल्स। तो इनमें से जो है हमारा साइटोप्लाज्म, अगर हम बात करते हैं मेसोसोम्स, फ्लैजिला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इनमें से कौन जो है ये बेसिकली ग्लायोजिन पॉली बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटेरेट ग्रेनुलस सल्फर ग्रेनुलस और गैस वेसिकल्स को होल्ड करता है, इंक्लूड करता है। तो अगर हम बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये सब हमें देखने को मिलता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। जो साइटोप्लाज्म उसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है। साइटोप्लाज्म की बात करें तो ये क्या है, एक जेल लाइक मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर 80% 70 से 80% वाटर देखने को मिलता है, एंजाइम्स देखने को मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं, वेस्ट गैसेस देखने को मिलते हैं, इनऑर्गेनिक आयंस है, और जो हमारा बता चुकी हूँ कि वाटर का परसेंटेज वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर ये हमारा ग्लाइकोजन पॉलीबीटा हाइड्रोक्साइड ग्रेनुल्स और सल्फर ग्रेनुल्स गैस वेसिकल्स भी देखने को मिलते हैं। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड सेल। अगर हम बात करते हैं तो ये हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। जो जो रॉबर्ट हुक थे 1665 में उन्होंने डेड सेल जो थी उनमें सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। तो ये तो करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन अगर पूछा जाता है कि लिविंग सेल किसने थ्योरी दी थी, तो उनका नाम है एंटोनी वैन लुई वैन हॉक। अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये है हमारे एंटोनी वैन ली यू वैन हॉक। इनकी बात करें तो ये इन लोगों ने मिलके इनके संग और दो लोग थे जिनका नाम था शेवान एंड मेथियस। इन लोगों ने मिलके जो लिविंग सेल था उसके ऊपर सेल की थ्योरी दी थी। वेल अभी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक, जिन्होंने डेड सेल पे 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। सेल क्या है, जैसे कि किसी बिल्डिंग में जो ब्रिक होती है उसकी बेसिक यूनिट होती है, उसी तरीके से किसी भी लाइफ सिस्टम में जो सेल है उसकी बेसिक यूनिट होती है, क्योंकि सेल से मिलके टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलके सारे टिश्यूज मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, फिर सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से फिर हमारा बनता है एक इंडिविजुअल। दैट्स व्हाई सेल इज अ बेसिक यूनिट, जो हमारी बेसिक यूनिट है। इसलिए इसकी डिस्कवरी किसने की थी, हमारी रॉबर्ट हुक 1665 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस। तो उस जेली लाइक सब्सटेंस को क्या कहते हैं, जो न्यूक्लियस है बेसिकली अगर हम उसकी बात करें, जो सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसके अराउंड वो जो जेली लाइक सब्सटेंस उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, डेल्टोइड, स्टोमाटा या फिर सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन तो हमारे आउटर साइड में होती है, जो सेल की आउटर कवरिंग उसको बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म है वो जो जेली लाइक सब्सटेंस है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म वाटर जो हमारा इनऑर्गेनिक मटेरियल है, या फिर अगर हम बात करें सॉल्ट्स, प्रोटीन, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और जो न्यूक्लियस का जेली लाइक सब्सटेंस है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। वेल वहीं पर अगर हम बात करते हैं इसको, तो ये जो स्टोमाटा है, स्टोमाटा का क्या फंक्शन होता है, जो हमारी लीव्स होती हैं उसके अंदर टाइनी पोर्स जो प्रेजेंट होते हैं, लीव्स पर जो टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसको स्टोमाटा कहते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, गैसेस के एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं और ऑक्सीजन को आउटसाइड फेंकती हैं, आउटसाइड दे देती हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा स्टोमाटा रिस्पॉन्सिबल है। वेल इस क्वेश्चन का आंसर साइटोप्लाज्म हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो जो ओव्यूम होता है, जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है, जो बेसिकली अगर बात करें फीमेल ह्यूमन बॉडी में जो एग्स प्रोड्यूस होते हैं उसको ओव्यूम बोलते हैं। तो ओव्यूम जो है वो हमारे लार्जेस्ट सेल है बॉडी में, ओव्यूम विल बी द करेक्ट आंसर। वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो मेल स्पर्म होता है ये बहुत छोटा सेल होता है, और जो ओव्यूम का साइज है वो 10 टाइम्स बिगर होता है इन कंपेयर टू जो मेल का जो स्पर्म प्रेजेंट होता है। तो अभी जो लार्जेस्ट सेल है बॉडी में उसको बोलते हैं ओव्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following are the cellular structure responsible for protein synthesis। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, लाइजोम्स हमारा जो डाइजेस्ट करता है उसको बोलते हैं हम। तो ये हमारा जो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये तो इसको डाइजेस्टेड बैग भी बोला जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल क्या है, हमारा पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है ये क्योंकि हमारे जो न्यूट्रिएंट है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। गोल्गी एपरेटस की बात करते हैं, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि
सारी इन्फॉर्मेशन को सॉर्ट करता है, टैग करता है, पैकेजिंग करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तो ये हमारा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वेल वहीं पे अगर हम राइजोम्स की बात करें तो राइजोम्स हमारा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में बाय असेंबलिंग एमिनो एसिड को असेंबल करके प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन है कि द सॉर्टिंग, टैगिंग, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। तो राइजोम्स ने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ एमिनो एसिड उन्होंने प्रोटीन का सिंथेसिस किया, फिर उसको सॉर्ट करना, उसको टैग करना, पैकेजिंग करके डिस्ट्रीब्यूशन करना। ये किसका काम है, तो ये हमारे गोल्गी एपरेटस का काम होता है, गोल्गी एपरेटस का काम है। सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वहीं पर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये डायग्राम को हम अभी आगे समझेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ ईयर ड्रम। इनमें से कौन सा जो है, बेसिकली अगर हम बात करते हैं कौन सा है जो यूज किया जाता है विजुअल एग्जामिनेशन के लिए ईयर ड्रम की, तो ऑटोस्कोप या फिर ऑरिस्कोप। इस ऑटोस्कोप को हम ऑरिस्कोप भी बोलते हैं। ये जो है बेसिकली यूज किया जाता है जो हमारे ईयर ड्रम में अगर कोई इन्फेक्शन है या कोई दिक्कत है, कोई इलनेस है, तो उसके रेगुलर चेकअप के लिए हम ऑटोस्कोप को यूज करते हैं। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल वहीं पर अगर हम बात करते हैं फोनोग्राफ की, तो फोनोग्राफ किस लिए यूज किया जाता है, तो जो फोनोग्राफ है हमारा, फोनोग्राफ पहले के जमाने में गाने को रिकॉर्ड करने के लिए, उसको गाने को सुनने के लिए यूज किया जाता था, तो साउंड से रिलेटेड है। वेल वहीं पे पॉलीग्राफ की बात करते हैं तो ये लाई डिटेक्टर की तरह यूज किया जाता है, लाई डिटेक्शन में यूज किया जाता है इसको। अगर ऑप्टोमीटर की बात करें तो बहुत पहले एंशिएंट टाइम में ये ऑप्टोमीटर जो है आइज की करेक्शन, आइज के विजन को चेक करने के लिए यूज किया जाता था। वेल अभी यहाँ पर जो ईयर ड्रम्स को यूज करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए, ईयर ड्रम्स को चेकिंग करने के लिए ऑटोस्कोप या फिर ऑरिस्कोप यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पिगमेंट दैट गिव्स ह्यूमन स्किन हेयर। जो ह्यूमन की जो स्किन है, हेयर को एंड आइज को जो कलर देता है, वो पिगमेंट को क्या कहते हैं, तो हम अगर बात करें तो उसको मेलानिन कहा जाता है। मेलानिन विल बी द करेक्ट आंसर। बेसिकली मेलानिन ज्यादा होने से जो डार्क शेड देखने को मिलेगा, मेलानिन आपको ज्यादा होने से जो डार्क स्किन पीपल देखने को मिलेंगे, तो इसका मतलब ये कि जो डार्क स्किन पीपल है उनके अंदर मेलानिन ज्यादा होता है इन कंपेयर टू जो लाइट स्किन पीपल है उनके कंपेयर में। जो सेल मेलानिन प्रोड्यूस करती है उसको बोला जाता है मेलानोसाइट्स। जो सेल मेलानिन प्रोड्यूस करती है उसको बोला जाता है मेलानोसाइट्स, और ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन है टीयर्स इन द आईज आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स। जो आंसू हैं बेसिकली, जब कोई दुख, सुखी होने के, खुशी के आंसू, दुखी के आंसू, ये जो आंसू आते हैं आंखों के अंदर, ये किस ग्लैंड की वजह से आते हैं, तो ये बेसिकली लैक्रिमल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर हाइपोथैलेमस ग्लैंड, इनमें से किस ग्लैंड की वजह से आते हैं, तो लैक्रिमल ग्लैंड विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लैक्रिमल ग्लैंड की बात करें तो ये एक एलमंड शेप्ड की एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो हमारी ईच आई में प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर एक लेयर होती है जो बेसिकली जब लैक्रिमल ग्लैंड को लगता है कि हाँ अब कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो वो अपने मतलब उससे है ना टीयर्स बाहर आने लगते हैं। तो लैक्रिमल ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टीयर्स इन द आई। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर कलेक्ट्स द साउंड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। अब हमारे को ये इमेज समझनी पड़ेगी, तो आपको समझना पड़ेगा, एक होता है हमारा आउटर ईयर, एक होता है आउटर ईयर, फिर एक आता है मिडल ईयर, एक आता है हमारा मिडल ईयर, और एक होता है इनर ईयर। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें पूछी जाती हैं अगर हम बात करते हैं तो सबसे आउटर ईयर में आता है हमारा पिन्ना, पिन्ना या फिर जिसे बोलते हैं हम, ये जो हमारा ईयर फ्लैप है, और जो हमारा कैनाल है, ईयर कैनाल जो होता है, ईयर कैनाल, ये जो कैनाल है ये हमारे आउटर ईयर में आता है। तो जो पिन्ना है, ये जो पिन्ना शेप में है, जो पिन्ना है या फिर ईयर फ्लैप बोले, इसका काम है जो भी साउंड है उसको कलेक्ट करना। वेल फिर मेनकस हो गया, मेलियस हो गया, इनकस हो गया, स्टैशियन ट्यूब हो गई, और जो स्टेप्स होती है, जो ये स्टेप्स है, ये जो चारों हैं ये मिडल ईयर का पार्ट है। तो मेलस हो गया, एक तो हो गया हमारा मेलस, एक हो गया हमारा इनकस, एक होता है स्टेप्स, और जो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ये यही है स्टेप्स, और एक होता है स्टैशियन ट्यूब, स्टैशियन ट्यूब। ये चारों ये हमारे मिडल ईयर का पार्ट है, ये हमारे मिडल ईयर का पार्ट है। और लास्ट में जो हमारा होता है सेमी सर्कुलर कैनाल और कॉर्कुलर नर्व, ये जो है हमारा कॉक्यूला या फिर कॉर्कुलर नर्व, जिसको कॉक्यूला बोला जा रहा है, ये हमारे इनर ईयर का पार्ट है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जो साउंड कलेक्ट करता है, जो साउंड कलेक्ट करता है वो हमारा पिन्ना है। अब यही क्वेश्चन पूछा गया था, देखते हैं आंसर क्या है। तो बोल रहा है कि विच ऑफ द पार्ट ह्यूमन ईयर कलेक्ट द साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही हमें पिन्ना देखने को मिल रहा है, तो पिन्ना विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विच मसल इन द स्किन कॉन्ट्रैक्ट टू मेक द हेयर्स ऑन आर स्किन
स्टैंड अप स्ट्रेट, जिसे गूज बम्प कहते हैं ना कि गूज बम्प आ गया, ठंड लग रही होती है तो गूज बम्प्स आ जाते हैं। जो हमारे जो स्मॉल हेयर्स हैं स्किन पे वो स्टैंड अप हो जाते हैं, गूज बम्प आ जाते हैं। वो किसके वजह से आते हैं, किस मसल की वजह से आते हैं? क्या इलास्टिन की वजह से, एपिडर्मिस की वजह से, कोलेजन की वजह से, या फिर एरेक्टर पिली की वजह से? तो अगर हम बात करें तो ये एरेक्टर पिली जो है ये एक स्मॉल मसल है जो कि हेयर फॉलिकल्स, मैमल्स में जो हेयर होते हैं उसके अंदर अटैच होती है, और इसी में कॉन्ट्रैक्शन या इसी में एक्सपेंशन की वजह से आपको गूज़बम्प्स देखने को मिलता है। तो एरेक्टर पिली विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स बिहेव लाइक अ स्ट्रेच रबर शीट? तो इसमें से कौन सा जो है बॉडी पार्ट वो एक स्ट्रेच रबर शीट की तरह काम करता है? तो टंग, नॉस्ट्रिल और आईलेंस तो नहीं करते। वेल, ईयर ड्रम जो है, हमारा ईयर ड्रम जो है वो एकदम हमारे स्ट्रेच रबर शीट की तरह काम करता है, और ये हमारा जो ईयर ड्रम है बेसिकली मिडल ईयर और जो हमारा आउटर ईयर है उसको डिफरेंशिएट करने में, वहां से पता चलता है कि ईयर ड्रम के बाद अब हमारा इनर मिडल ईयर का पार्ट शुरू हो रहा है और आउटर ईयर खत्म हो गया। तो ये एक सेपरेट करता है हमारा मिडल ईयर और आउटर ईयर को। पहले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ द रेटिना इज टू। तो रेटिना के फंक्शन की बात करने से पहले थोड़ा सा आई का भी डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक जो आउटर मोस्ट शीट होती है वो हमारी होती है कॉर्निया। जो डॉम शेप की ट्रांसपेरेंट आउटर मोस्ट शीट होती है वो होती है कॉर्निया। फिर इसके अंदर एक पुपिल होता है। पुपिल क्या है? जिसके होल के थ्रू हमारी लाइट अंदर एंटर करती है। आइरस क्या है? लेंस को जो है होल्ड करके रखता है, वो हमारा आइरस है। वेल, यहाँ पर एक स्क्लेरा होता है। स्क्लेरा का क्या काम होता है? स्क्लेरा जो है हमारा रेटिना और जो मेरा पूरा बाहर कॉर्निया का फेस है उसके बीच में जो भी चीज है उसको बीच में जो प्रेजेंट होता है, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को प्रेजेंट करने का काम करती है। रेटिना का बात करें, अगर रेटिना की बात करें तो रेटिना हमारी बैक साइड पे होती है जहां पर इमेज फॉर्म होती है। लेकिन यहाँ पर कैसी इमेज फॉर्म होती है? अपसाइड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है। फिर ये जो इमेज है वो हमारी सिग्नल्स में कन्वर्ट होती है, जो हमारी जो ऑप्टिकल नर्व्स हैं उसके थ्रू हमारे ब्रेन तक जाती है। तो बेसिकली ये जो लाइट की जो इमेज फॉर्म हुई है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होती है और फिर ऑप्टिकल नर्व के थ्रू वो जाती है ब्रेन तक, और ब्रेन उसको सीधी करके वो फिर आपको वापस भेजता है दूसरे सिस्टम्स के थ्रू। वेल, तो ये हमारा एक बेसिक आइडिया था। तो रेटिना के बारे में पूछा गया है, रेटिना का क्या फंक्शन है? अगर रेटिना के बारे में पूछा गया तो देखते हैं। क्लोज द आईज थ्रू द आईलिड्स एंड प्रिवेंट द डैमेज टू द लेंस फ्रॉम एक्सेसिव लाइट। ये काम उसका नहीं है। प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन गैदर्ड बाय फोटो रिसेप्टर सेल एंड सेंड इट टू द ब्रेन टू डिसाइड व्हाट इज द पिक्चर। यही उसका फंक्शन। अभी बताया कि जो इमेज होती है उसको अपराइट डाउन बना के भेजता है और वहां से फिर वो ऑप्टिकल नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाती है और ब्रेन उसको स्टडी करके उसको एग्जामिन करके बताता है कि ये पिक्चर किस चीज की है। और सी पार्ट बोल रहा है लुब्रिकेट द आई बाय रिलीजिंग टीयर इन कंट्रोल्ड वे, नहीं। और एडजस्ट द फोकस ऑफ द लेंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लियर इमेज, ये तो हमारे लेंस को जो पकड़ के रखता है, जो कि हमारे लेंस को पकड़ के रखता है उसको उसका काम है। बिल मेनली अगर हम इसकी बात करते हैं तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश हेल्प इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम। तो इनमें से कौन सा जो है बेसिकली अगर हम कॉक्लियर नर्व की बात करें, मेलस की बात करें, इनकस की बात करें या फिर स्टैशियन ट्यूब की बात करें, इनमें से कौन है जो हमारा ये जो बैलेंस बना के रखता है हमारे जो पूरे प्रोसेस में? जो ईयर ड्रम है दोनों तरफ बैलेंस बना के रखता है। तो जो स्टैशियन ट्यूब है ये मिडिल ईयर का पार्ट है और जो इक्वल प्रेशर बना के रखता है हमारे बॉडी पे। तो स्टैशियन ट्यूब विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द साइज ऑफ पीपल ऑफ द आई इज कंट्रोल्ड बाय। तो यही जो क्वेश्चन था इसलिए उस टाइम आंसर नहीं होता है कि जो हमारा आईज है, आईज में जो प्यूपिल है, पुपिल का जो आईज साइज है वो कौन कंट्रोल करता है? अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये ब्लाइंड स्पॉट, रेटिना, कॉर्निया या फिर आइरिस। तो आइरिस जो है वो हमारे पुपिल के साइज को मतलब क्या करती है? कंट्रोल करती है। अगर बहुत ज्यादा सनलाइट है तो जो साइज है वो कम हो जाता है कि लाइट कम एंटर करे, और जब बहुत ज्यादा डार्क है तो वो अपने आप बड़ी हो जाती है कि लाइट ज्यादा एंटर करे तो इमेज फॉर्मेशन सही से हो। आज हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। और किस टॉपिक पे हम वीडियो ला सकते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।